सो हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आपका स्वागत है हमारे कॉस्मोस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के चैनल पर। तो आज हम 12th क्लास का फर्स्ट लेक्चर यानी कि सॉल्यूशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहां से हमारी जर्नी साथ में स्टार्ट होगी और आपके साथ चलते रहेंगे। सो देखो भाई, आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले आप ये सब जानते हो, 9th क्लास में आपने सॉल्यूशन का चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं, तो वो सॉल्यूशन आप जो जानते हो कि आपका जो सॉल्यूशन है वो दो चीज से मिलकर बनता है। एक आपका होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट। यानी कि जो सॉल्यूशन मिलके आता है वो आपका आता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के साथ। जहां पर हम इस पूरे चैप्टर में सॉल्यूट को रिकॉग्नाइज करेंगे बाय बी एंड सॉल्वेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे बाय ए। यानी कि सॉल्यूशन का सिंपल सा कहानी यहां पर यह है कि अगर आप कोई सॉल्यूट लेते हो और उसको सॉल्वेंट में मिक्स करते हो तो आपके सामने एक सॉल्यूशन आता है। और एज यू नो कि जो आपका सॉल्यूशन होता है वो किस टाइप का मिक्सचर है, इट इज ए होमोजीनस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर है आपका? ये होमोजीनस मिक्सचर है। ये छोटी मोटी बातें, बेसिक जो आपकी बातें हैं, आपने 9th क्लास में सबसे पहले पढ़ी थी। कोई नहीं, दोबारा देखने को आपको मिल रहा है। अब देखो, इस चैप्टर में जो सबसे पहले स्टार्टिंग है वो थोड़ा बहुत 11th के कुछ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड है, जिसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे आपका कंसंट्रेशन टर्म्स, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। एज यू नो, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या मतलब होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अगर हम कभी भी बात करें कि भैया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि बी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in known amount of solvent, known amount of solvent, उसी को हम क्या कहते हैं? आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब यह होता है कि आपने सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऐड किया है, जिससे हम उसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए आप बहुत आराम से ये ले सकते हो कि आपके पास एक ग्लास है, उस ग्लास में आपने 1 चम्मच चीनी डाली और एक आपके पास दूसरा ग्लास है जिसमें आपने 2 चम्मच चीनी डाली। तो एज यू नो कि आपने जिस ग्लास में सबसे ज्यादा शुगर ऐड करी है उसमें आपको उसका पानी मीठा लगेगा, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, पानी बहुत ज्यादा मीठा है। क्यों? क्योंकि उसमें शुगर की जो कंसंट्रेशन है वाटर के अंदर वो बहुत ज्यादा है। तो उसी कंसंट्रेशन को निकालने के लिए देयर आर मेनी टर्म्स, ठीक है, थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को पता करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, यानी कि हमारे पास 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 2 चीजों पर डिपेंड करती है, या तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे, या तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, या तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। 2 चीजें होंगी, या तो कंसंट्रेशन ऑफ जो सॉल्यूशन होगा, या तो वो ऐसा सॉल्यूशन होगा जो कि आपका किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, या तो सॉल्यूशन ऐसा होगा जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो यानी कि अब टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में भी कुछ टर्म्स निकल के आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स, यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें निकालनी है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे मास रिलेटेड होते हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, टेम्परेचर और मास का आपस में कोई लेना देना नहीं होता। यानी कि मास रिलेटेड कंसंट्रेशंस टर्म्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? आपके टेम्परेचर इंडिपेंडेंट।
टेम्परेचर डिपेंडेंट में कौन से टर्म्स आते हैं? वॉल्यूम रिलेटेड। कौन से आते हैं? वॉल्यूम रिलेटेड। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि वॉल्यूम रिलेटेड टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं? वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट इसलिए होते हैं क्योंकि आप ये जानते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका वॉल्यूम भी बढ़ता है, जिसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? आपका वॉल्यूम के। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। यह आप बहुत जीता जाता आपके घर के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका वॉल्यूम धीरे धीरे राइज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि कभी आपने ये एग्जांपल सेटअप किया होगा कि आपके घर में कभी सिलेंडर खत्म हो जाता है और आपको इमरजेंसी मान के चलो सिलेंडर नहीं मिल रहा कहीं पे, तो आप क्या करोगे भाई? आपको पता है कि ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा सिलेंडर आपका जो अंदर की पूरी गैस होती है फिल्ड होती है वो सारी की सारी खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ अमाउंट की गैस अभी भी बची होती है, लेफ्ट आउट हो चुकी है। तो हम उसको क्या करते हैं, किसी बड़े से एक पतीले वगैरह में हम गर्म पानी करते हैं, देन उसके बाद उस सिलेंडर को उसमें डालेंगे तो आपका पता है कि थोड़ी बहुत अमाउंट की अगर गैस होगी तो वो ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो अंदर जो बॉटम में बची हुई जो गैस थी वो आपकी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगी, जिसकी वजह से दोबारा से आपका चूल्हा जल सकता है। ठीक है, इससे आपको क्या पता चलता है कि हाँ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो यानी कि वॉल्यूम रिलेटेड जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स होंगे वो सारे के सारे टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। अगर हम मास रिलेटेड की बात करते हैं तो मास रिलेटेड में कौन कौन से टर्म्स आते हैं? सबसे पहले परसेंटेज बेस लेते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज, जिसको हम मास परसेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास परसेंटेज भी कहते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज। दूसरा आपका आता है मोल फ्रैक्शन। क्या आता है? मोल फ्रैक्शन। तीसरा जो आपका आता है वो होता है मोलैलिटी, मोलैलिटी। ठीक है, देन उसके बाद जो आपका कंसंट्रेशन टर्म आएगा वो आपका होगा क्या? पीपीबी या फिर पीपीएम और पीपीएम, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा? पार्ट्स पर बिलियन या फिर पार्ट्स पर मिलियन। करेक्ट है। ये सारे के सारे वो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं सॉल्यूशन के जो सारे के सारे आपके मास पे डिपेंड करते हैं, यानी कि मास से रिलेटेड होते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे या घटाओगे इनके कंसंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ओके डन। देन अगर हम बात करते हैं किस चीज की? वॉल्यूम रिलेटेड। तो वॉल्यूम रिलेटेड में जैसे आपका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ गया। दूसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी हो सकता है, करेक्ट है, ठीक है। तीसरा मोलैरिटी, तीसरा मोलैरिटी। चौथा नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। और पांचवा आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। तो ये सारे के सारे हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स वॉल्यूम रिलेटेड हैं, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। यानी कि अगर आपने हल्की फुल्की छेड़खानी करी टेम्परेचर में तो इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा और कंसंट्रेशन तो अपने आप चेंज हो ही जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जितनी भी आपके सॉल्यूशंस बनेंगे वो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको बनाने पड़ेंगे ताकि आपका वॉल्यूम भी वैसे का वैसा ही रहे जैसा आपने लिया था, आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी वैसा ही रहे जैसा आपने लिया था। सो यू शुड हैव टू टेक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एज यू कैन से वी कैन पुट इट ऑन रूम टेम्परेचर। करेक्ट है कि नहीं है? ओके डन। नाउ नेक्स्ट, अब हम यहां पर मास रिलेटेड के टर्म्स में कुछ टॉपिक कवर करते हैं, जैसे कि आपका सबसे पहले वेट बाय वेट परसेंट की अगर हम आगे बात करते हैं तो देखो भाई, मास रिलेटेड में, मास रिलेटेड जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिसमें हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? वेट बाय वेट परसेंटेज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वेट बाय वेट परसेंटेज। इसका मतलब क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? 11th क्लास में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, अगेन दोबारा से 12th क्लास में हल्की छोटी सी रिवीजन हो जाएगी आपकी, जिसमें हम इसको कुछ ऐसे समझते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। और क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो एज यू नो, क्योंकि यहां पर 100 का मल्टीप्लाई होगा ही होगा। अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूट को कुछ इस तरीके से लिखूं WB,
तो कोई गलत बात नहीं होगी। मास ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या लिख सकते हैं, WA प्लस WB। तो अगर आप बोलोगे भैया ऐसा क्यों लिखा, तो बहुत सिंपल सी कहानी ये है कि मास ऑफ सॉल्यूशन मैंने आपको पहले बताया कि आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर ही सॉल्यूशन बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकालूंगा तो मैं मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन लूंगा। तो यहां पर आप ये जान लो कि मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने का जो तरीका होता है वो हम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, करेक्ट है कि नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये वेट बाय वेट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है। नाउ अब हमें कुछ चीज सीखनी है। नाउ वी हैव टू लर्न वन थिंग कि हम ये कैसे करेक्ट करें कि वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं किस चीज की, अगर मैं बात कर रहा हूं कि मैंने यहां पर लिखा 10% वेट बाय वेट, 10% वेट बाय वेट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिंग, या 10% वेट बाय वेट NaOH का मतलब है क्या, इसको करेक्ट करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड ये टर्म्स पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब अगर आपके पास कुछ भी ऐसा लिखा हुआ आएगा तो आप आराम से बता सकते हो, क्योंकि ये क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि आपके बॉक्सेस वगैरह में जो रैपर्स होते हैं, जो आप सामान लेके आते हो खाने पीने का, घर से सामान, बाजार वगैरह कुछ कहीं से भी कुछ लेके आ रहे हो, तो वहां पर आपके उन पैकेट्स के पीछे लिखी होती है कुछ आपके कॉम्पोजिशंस दी जाती है, किन किन कंपोनेंट से मिलके आपका क्या बोलते सामान बना है पूरा का पूरा, करेक्ट है कि नहीं है। हाँ, तो वो 10% वेट बाय वेट लिखा हो या फिर आपका वेट बाय वॉल्यूम लिखा हो, जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो 10% वेट बाय वेट, 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम। अभी जैसे 20% वेट बाय वेट आया या फिर आपके पास 30% वेट बाय वेट आया, तो कुछ नहीं है, सिंपल सिंगना है 30 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, करेक्ट है कि नहीं है। सो ये आपको करेक्ट करना आ गया, आधे से ज्यादा आपके क्वेश्चंस आराम से लग जाएंगे। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किस चीज की, मोल फ्रैक्शन की। किसकी बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन की। तो भाई देखो, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का मतलब यह होता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का नंबर निकालते हैं किसी प्रेजेंट सॉल्यूशन के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। डेफिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, हम सीधा बात करते हैं मुद्दे पर। तो मोल फ्रैक्शन, जैसे मान के चलो अगर मुझे किसी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, किसी सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन यानी कि उसका कितना पार्ट है सॉल्यूट का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसको मैं रिप्रेजेंट किससे करूंगा, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा जीटा बी से। अब कैसे लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर मुझे निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन Na प्लस Nb। मान के चलते हैं कि मेरे पास एक बीकर है और उस बीकर में मेरे पास कुछ सॉल्वेंट है। अब ये सॉल्वेंट आपका A होगा, आपने बाहर से कोई ऐड किया सॉल्यूट यानी कि B ऐड किया, तो जब इन दोनों को आपने आपस में मिक्स किया तो सॉल्यूशन निकल के क्या आएगा, सॉल्यूशन आपके पास निकल के आएगा किस चीज का, इसमें आपके पास A के भी कंपोनेंट होंगे और B के भी कंपोनेंट होंगे, यानी कि आपके पास यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A भी होगा और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B भी होगा। तो अब हमें ये पता करना है कि इस सॉल्यूशन के अंदर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का कितना पार्ट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर पर्टिकुलर अमाउंट में सॉल्वेंट के कितने मॉलिक्यूल हैं, करेक्ट है कि नहीं है। तो इस चीज को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, जीटा ए, इसको हम जीटा कहते हैं। तो जीटा ए क्या होता है आपका, जैसे कि हमने यहां पर जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाला तो यानी कि सॉल्यूट निकाला, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिया। अगर हमें क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, सॉल्वेंट का, तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके लेंगे, सॉल्वेंट के, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन यानी कि Na प्लस Nb। सिंपल सा। बाकी इसके लिए और भी बहुत सिंपल थिंग है,
कि अगर आपने सॉल्यूशन के अंदर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना वेरी इजी डिजी। कैसे? क्योंकि आपके पास एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, क्या? जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इन दोनों फ्रैक्शन का जो सम होगा वो 1 ही होगा। पूछो कैसे? देखो भाई, अगर मैं जीटा ए की बात करूं तो क्या होगा? एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। और अगर मैं जीटा बी की बात करूं तो मेरे पास क्या होगा? एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो इन दोनों का सम करने में मेरे पास क्या आएगा? क्योंकि आपका न्यूमरेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर सेम है, तो एन ए प्लस एन बी अपॉन में क्या? एन ए प्लस एन बी। डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 1। यानी कि जीटा ए प्लस जीटा बी का आंसर क्या आएगा? आपका 1 आएगा। यानी कि अगर मुझे पता है कि जीटा ए की वैल्यू कितनी है, यानी कि मुझे पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर कितने हैं, तो मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आराम से इजीली निकाल सकता हूं। कैसे? जीटा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस जीटा ए। यानी कि आपको जीटा बी के लिए कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, आपको जीटा बी के लिए कैलकुलेशन करनी नहीं है। अगर आपको जीटा ए पता है तो यानी कि जीटा बी आपका इजी टीजी निकल जाएगा, 1 में से सीधा माइनस कर देना। आपको पूरा एक दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़े वो वाली बेवकूफी मत करना। सो इसके भी पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही है बेटा। देखो आपके सामने एनसीईआरटी का इंटेक्स का क्वेश्चन है, ये आपका 1.1, जिसमें आपसे कहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। यानी कि आपको वेट बाय वेट परसेंट निकालना है। किसका? बेंजीन का। किसका निकालना है? बेंजीन का। तो आप क्या करोगे? वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है आपको। किसका? बेंजीन का। तो अगर आपको बेंजीन का वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है तो आप ये जानते ही हो कि आपको मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि आपको बेंजीन का मास चाहिए, टोटल सॉल्यूशन का मास चाहिए। एंड दूसरा किसका निकालना है? अच्छा, बेंजीन क्या होता है आपका? C6H6, करेक्ट है। एंड आपको किसका निकालना है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर हम क्या कर रहे हैं? 22 ग्राम ऑफ बेंजीन को डिसॉल्व कर रहे हैं 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड में। देखो सिंपल सी कहानी है मेरे पास यहां पर जो सॉल्यूट है, जो मेरे पास यहां पर क्या है? सॉल्यूट, और जो मेरे पास यहां पर क्या है? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, पहले तो ये रिकॉग्नाइज करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉल्यूट मेरे पास यहां पर ऑब्वियस ही बात है कम अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट हमारा हमेशा ज्यादा अमाउंट में होता है। ये तो हमने बेसिक पढ़ा ही है। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है? कम। सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या होती है? ज्यादा। तो बेंजीन सॉल्यूट हो गया, करेक्ट है। जो कुछ आपका ऐसा दिखाई देता है, करेक्ट है। और जो सॉल्वेंट है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी कि वो कितना है? 122 ग्राम, जिसको हम ये भी कह सकते हैं CCl4, ठीक है। तो आपका मैं यहां पर इसको ऐसे लिख सकता हूं, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया आपको? WB। तो WB आपको कितना दिया? WB आपको दिया गया 22 ग्राम, जिसको हम बेंजीन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और W कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 गिवन मास कितना दिया गया? 122 ग्राम दिया गया, करेक्ट है। आपके पास ये दोनों मिल गया। आपको बहुत सिंपल पता है कि जिसका निकालना है उसकी बात करते हैं। अगर ऐसे मुझे वेट बाय वेट परसेंट ऑफ बेंजीन निकालना है तो मैं क्या लगाऊंगा? फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला लगाऊंगा गिवन मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का कितना मास है मेरे पास, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो गिवन मास ऑफ बेंजीन मेरे पास कितना है? गिवन मास ऑफ बेंजीन मेरे पास कितना है? 22 ग्राम डिवाइडेड बाय, अगर मुझे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो मैं इसको और इसको दोनों को ऐड करूंगा, तो कितना हो जाएगा? 22 प्लस 122, यानी कि टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा? 22 अपॉन में 144, करेक्ट है कि नहीं है? मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से आप इजी टीजी क्या निकाल सकते हो? आप इजी टीजी यहां से निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ बेंजीन। अब मुझे निकालना है किस चीज को? मुझे निकालना है कि CCl4 का वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होगा। भाई देखो सिंपल सी कहानी है, टोटल तो आपका 100% होगा, जितना इसका परसेंटेज आएगा 100 में से माइनस कर देना, बहुत सिंपल है।
देखो आपके पास क्या है, आपको वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है किसका, CCl4 का। तो आप क्या कर दोगे, 100 में से माइनस कर दोगे किसको, वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ बेंजीन को, तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। करेक्ट है कि नहीं है? तो जो भी इसका आंसर आएगा उसको 100 में से आप क्या कर देना, माइनस कर देना। नेक्स्ट हम चलते हैं कौन से, 1.2 आपका इंटेक्स का क्वेश्चन है। इसमें आपका मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज बाय मास दोनों ही आपस में कोरिलेट कर रहे हैं। अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। चलो आओ देखो, इसको क्विकली आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी आपको करना हो, देन आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, आपको इस क्वेश्चन में यह कहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, यानी कि आपको क्या निकालना है, जीटा बेंजीन। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सीधा पहले सोच लिया करो कि यहां मुझे क्या निकालना है, ठीक है। मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है, उसके लिए मुझे रिक्वायरमेंट किस चीज की होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन यानी कि C6H6 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो मुझे पता करना पड़ेगा कि साथ में है क्या। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे, 30% बाय मास इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड में। तो आपको यह बताना है, ठीक है। वो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो 30% वेट बाय वेट के हिसाब से बात करते हैं। तो 30% वेट बाय वेट का मतलब क्या है, क्योंकि परसेंटेज बाय मास का मतलब क्या होगा आपका वेट बाय वेट परसेंट। इसका मतलब यह होगा कि 30 ग्राम ऑफ बेंजीन प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन किस चीज का मिलके बना है, यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन का मिलके बना है। तो क्या मैं यहां से मास ऑफ CCl4 नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूं, क्योंकि सॉल्यूशन में से अगर मैं सॉल्यूट के मास को माइनस कर दूंगा तो मुझे मास किसका मिल जाएगा, सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा। यानी कि 100 माइनस 30 तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70 ग्राम। 70 ग्राम मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास। करेक्ट है। तो मेरे पास सॉल्यूट है बेंजीन और सॉल्वेंट है मेरे पास कौन, टेट्रा क्लोराइड। यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स की अगर मैं बात करूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स C6H6 प्लस नंबर ऑफ मोल्स CCl4, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलो यहां से फटाफट से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स C6H6 और नंबर ऑफ मोल्स किसका, CCl4 का। तो जिसमें हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, अगर मुझे बेंजीन का निकालना है तो आपको पता होना चाहिए गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास तो मुझे पता ही चल गया, बेंजीन का गिवन मास कितना है 30 ग्राम, तो हमने 30 लिख दिया। अपॉन में मोलर मास, मोलर मास आपका कितना होता है बेंजीन का 78। जिसको निकालना नहीं आता है वो यहां पर आराम से देख लीजिए कि C6H6 को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि एक कार्बन के एटम का मास कितना होता है 12, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 6 से, प्लस यहां पर कितना आ जाएगा आपका 6, मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के एटम का मास 1, यानी कि आपका हो जाएगा 72 प्लस 6 इज इक्वल टू 78। ये आपका डिवाइड। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, CCl4 का। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आप CCl4 निकालोगे तो CCl4 का नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास ऑफ CCl4 चाहिए आपको, कितना है आपका गिवन मास 70 ग्राम, तो ये आ जाएगा 70 अपॉन में मोलर मास ऑफ CCl4 निकालने के लिए। तो देखो भाई, अगर आपको मोलर मास निकालना है CCl4 का, तो CCl4 का मोलर मास निकालने के लिए आप क्या करोगे, C तो कार्बन 12 प्लस क्लोरीन कितने हैं आपके 4, मल्टीप्लाई 35.5, तो टोटल आपका आंसर कितना आ जाएगा 154 ग्राम पर मोल। ये तो हमें याद है, आप याद कर लीजिएगा इन चीजों को। तो 154 ग्राम पर मोल, तो वो ऑब्वियसली बात है ग्राम से ग्राम कट जाएगा, आपका आंसर मोल में ही आएगा। तो हम यहां पर ले लेते हैं 70 अपॉन में 154। ये नंबर ऑफ मोल्स किसके आ गए आपके, CCl4
4 के, ठीक है। सो अगर आप इसको डिवाइड करोगे अगर आप इसको डिवाइड करोगे और सीधा यहां पे पुट कर दो वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 30 अपॉन में 78 अपॉन में आंसर कितना आ गया 30 अपॉन में 78 प्लस 70 अपॉन में 154। ऑब्वियस सी बात है जब आप यहां से इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आएगा। देखो सिंपल सी कहानी है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पता है यानी कि C6H6 पता है तो आप 1 में से क्या कर दो माइनस कर दो। तो 1 में से जब आप इसके मोल फ्रैक्शन को माइनस कर दोगे तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या आ जाएगा CCl4 आ जाएगा। करेक्ट है। तो ये आपको पता चल गया कि अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन और वेट बाय वेट परसेंटेज से रिलेटेड अगर आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ये मैथमेटिकल डिविजन्स वगैरह हैं, ये आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट है कि नहीं है? ओके देन नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि आपका कंसंट्रेशन टर्म में रिलेटेड, आपका मास रिलेटेड जितने भी आपके कंसंट्रेशन टर्म्स हैं हम उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी एंड टाटा।